लाओ त्से लिखते हैं, पुटिंग अ वैल्यू ऑन स्टेटस will create contentiousness. If you overvalue possessions, people begin to steal. By not displaying what is desirable, you will cause the people's heart to remain undisturbed. The sage governs by emptying minds and hearts, by weakening ambitions and strengthening bones. Practice not doing. When action is pure and selfless, everything settles into own perfect place. अर्थात लाओ त्से कहते हैं ताओ ते चिंग में कि जो सामाजिक स्थिति है, जो हैसियत है, उसको विशेष मूल्य देने से लोगों में कलह पैदा होती है, लोगों में एक झगड़ालूपन पैदा होता है। और अगर जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे पोजेशंस हैं, उनको हम आवश्यकता से ज़्यादा मूल्य देते हैं तो लोग चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। जो डिजायरेबल है, जो इच्छित है, जो चाहने योग्य है, उसके प्रदर्शन से लोगों का जो मन है वो विचलित होता है, लोगों का दिल उससे व्यथित होता है। संत शासन करते हैं, लोगों के दिल दिमाग को रिक्त करके, खाली करके, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कमज़ोर बनाकर और उनकी हड्डियों को मजबूत करके। प्रैक्टिस नॉट डूइंग यानी कि जो अकर्ता का स्वभाव है, ना करना, अकर्म, उसका अभ्यास करो यानी उसे समझो। और जब कोई भी कार्य पूरी तरह से शुद्ध और अहम रहित होता है तो जीवन की हर चीज़ अपने ठीक जगह पर व्यवस्थित हो जाती है। सुनने में सारी बातें सरल लग रही हैं, सरल हैं भी, सुंदर हैं भी। एक एक करके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन में हम देखेंगे कि ये सारी बातें तो कितनी मूल्य की रही हैं। भारतीय दर्शन में हम इन सब की चर्चा जो सनातन संस्कृति है उसमें हमेशा करते रहे हैं। तो ताओ ते चिंग का एक्सप्रेशन भले फ़र्क हो, उसकी अभिव्यक्ति भले ही अलग हो, लेकिन बिल्कुल कोई नई चीज़, कोई नवीनता ढूंढने की कोशिश कभी ना करें। अगर तुम ऐसी कोई चीज़ ढूंढना चाहोगे कि ये बिल्कुल नई है, इसको ऐसा पहले कभी नहीं कहा गया, तो ये एक किस्म का और डिसेप्शन होगा, धोखा होगा। आधुनिक समय में भी जो तमाम गुरु और उनके शिष्य और जो सांप्रदायिक चित्त के लोग हैं वो इसी बात पे झगड़ते हैं कि ये बात तो उन्होंने भी कही, ये बात तो उन्होंने भी कही, ये बात तो इन्होंने भी कही, ये शायद उनकी बात कह रहे हैं, वो शायद उनकी बात कह रहे हैं, और इन्होंने शायद कोई बिल्कुल अनूठी बात कह दी। लाओ त्से के पहले तीसरे सूत्र के प्रारंभ में ही ये बातें निरस्त होती हैं। वो कहते हैं मूल्य नहीं देना है इन बातों, क्योंकि आग को आग कहा जाएगा, पानी को पानी कहा जाएगा, मिट्टी को मिट्टी कहा जाएगा, हवा को हवा कहा जाएगा। हाँ, इनके शाब्दिक अंतर हो सकते हैं भाषा के कहीं कहीं पर, वो अलग बात है, अलग अलग भाषा में उनके पारिभाषिक शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है सो है, उसको इतर न तो कहे जाने की ज़रूरत है, न कहे जाने का कोई महत्व है। सत्य एक है, सनातन है, शाश्वत है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो जब लाओ त्से कहते हैं इस तीसरे सूत्र के प्रारंभ में कि जब किसी समाज में जो सामाजिक हैसियत है, सामाजिक मूल्य है व्यक्ति के होने का, स्टेटस है, उसको बहुत ज़्यादा मूल्य दे दिया जाता है, उसको जब हम बहुत ज़्यादा मूल्य दे देते हैं तो लोगों में कलह पैदा होती है।
अब ये इतना मनोवैज्ञानिक वक्तव्य है, इसको हम देखें, ये सहज जीवन की ओर इशारा करने वाले सूत्र हैं। जीवन अपनी सहजता में होता है और सहजता में उसकी अपनी गरिमा है। तुलना की आवश्यकता नहीं है। तुलना करके हम चीज़ों को बहुत खराब कर देते हैं। तुलना ही सारी समस्याओं की, कलह की, व्यक्ति के द्वंद्व की जड़ है। इसीलिए इस सूत्र को मैंने कहा कि ये द्वंद्व को समझने का सूत्र है। आप द्वंद्व को समझेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट है समाज में। हम क्यों देते हैं स्टेटस को इतना मूल्य? क्योंकि कुछ अलग दिखना चाहिए। अगर कुछ अलग नहीं दिखेगा तो फिर हमारा मतलब ही क्या है? फिर हमको उसमें मज़ा भी कहाँ आता है? तो अगर हम ज़्यादा मूल्य देने लगेंगे किसी की किसी भी सामाजिक हैसियत का, तो व्यक्ति के भीतर द्वंद्व और कलह का पैदा हो जाना बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। स्कूल में देखिए, अगर बच्चों को हम उनके इस वातावरण से निकाल सकें जहाँ पर उनको प्रथा माना है, जहाँ पर उनको सबसे आगे होना है और प्रथा मानने वाले को बहुत ज़्यादा मूल्य देना है हमको, अगर ये बात हम हटा सकें किसी भी तरह से अपनी शिक्षा व्यवस्था से, तो बच्चों में जो ये अपराध बोध पैदा होता है, हीन भावना पैदा होती है, और जो बच्चे बेवजह, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, वो वैसे नहीं होंगे। हम उनको बचा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा मूल्य दे देते हैं। लाओ त्से कहता है भिन्नता हो सकती है, भिन्नता होती है, भिन्नता में अड़चन नहीं है, लेकिन उस भिन्नता को अतिरिक्त मूल्य दे देना, उस भिन्नता को आवश्यकता से अधिक मूल्यवान बना देना मुश्किल हो जाता। अब मान लीजिए कोई गा सकता है, किसी को अस्तित्व ने ऐसा कंठ दिया है, तो ठीक है, वो गा सकता है। कोई नहीं गा सकता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी समाज में इस गाने को ही बहुत मूल्य दिया जाने लगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं गा सकते होंगे, वो परेशान होने लगेंगे, और जब परेशान होंगे तो फिर कलह होगी। उससे उनके अंदर तमाम तरह के मनोविकार पैदा होंगे और एक मानसिक बिखराव की श्रृंखला पैदा हो जाएगी। समाज में हमने जो ढांचा बनाया है, वो स्टेटस को बहुत ज़्यादा मूल्य देने के मानकों पर खड़ा किया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और गांव की तरफ लौटें, कस्बों की तरफ लौटें, जहां जीवन सामान्य होता था, तो तुम देखो कि वहाँ पर इतनी कलह नहीं थी, इतना झगड़ालूपन नहीं था। कुछ लोग संपन्न थे, कुछ कम संपन्न थे, लोग एक दूसरे का काम करते थे, सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन अगर कोई किसी के घर में कार्य करने के लिए भी आता था, डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी आता था, तो उसको हम एक सहायक की तरह देखते थे और उससे भी लोग रिश्ता बना लेते थे। कोई चाची हो जाता था, कोई ताऊ हो जाता था, कोई ना कोई रिश्ता लोग उससे अपना कायम कर लेते थे। लोग साथ में बैठकर भोजन भी कर लेते थे, साथ में बैठकर खाना पीना कर लेते थे। मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि ये स्टेटस को जो वैल्यू देने की बात है वो नहीं थी, वो भिन्नता है, सामाजिक तलों की भिन्नता है। तो वो जो बात है वहाँ पर कलह को पैदा होने नहीं देती थी। लेकिन जैसे जैसे हम समाज को बहुत जड़ बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत पदार्थवादी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर दुर्घटना क्या होती है? जो घर में तुम्हारा सहायक आया वो नौकर हुआ।
अब नौकर शब्द देखा जाए आक्रामक है। यूँ तो आप बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, आप नौकर ही हैं। आप चाहे पियोन हो चाहे प्रेसिडेंट हो, शब्द तो उसमें नौकर का ही लगेगा, लेकिन नौकर शब्द को भी समाज से हटाना चाहिए, क्योंकि नौकर है तो कोई मालिक है। नौकर और मालिक, फिर ये कलह शुरू होगी। स्टेटस उसको एक वैल्यू दी गई, उस वैल्यू में कलह आएगी। सवाल ये है कि अगर इस स्टेटस को बहुत महत्व देने की जो प्रथा है उसको हटा दिया जाए, हम इंसान को इंसान की तरह देखें, उसकी भिन्नता की तरह देखें, तो समाज समरस होगा। अब एक दूसरी चीज़ पर दृष्टिपात करें। बातें चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, और लोगों की जटिलता अंत में कितनी भी सरलता हो उसको प्रदूषित कर देती है। चीन में लाओ त्से ने सूत्र दिए तो ऐसा तो नहीं हुआ कि चीन स्वर्ग बन गया, कि चीन के सारे लोग बड़े समझदार हो गए, बड़े ही सहज हो गए और सारी चीज़ें बड़ी ही सुंदर हो गई। कुछ लोगों ने समझा, जिनको समझना था उन्होंने समझा। भारत में हम इन बातों को हमेशा समझते रहे। लाओ त्से के इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, भारत में जो वर्ण व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया, अब उस पर तो लोगों में बड़ी अड़चनें आईं। बाद में लोगों ने विकृतियाँ पैदा की, कुरीतियाँ पैदा की, उसको विकृत किया, वो सब अलग बात है। लेकिन भारतीय समझ का जो एक अनूठापन था और कमाल का अनूठापन था, जिन्होंने उस वर्ण व्यवस्था को प्रस्तावित किया, वो एक साइकोलॉजिकल लोगों का जो चरित्र था, मनोवैज्ञानिक चरित्र था, उसके चलते हुए उसको प्रस्तावित किया। और आज भी अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो वो 4 कैटेगरी ही हमें मिलेंगी। उसके फिर और हम छोटे छोटे शाखाएं प्रशाखाएं निकालेंगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब भारतीय ऋषियों ने इसे प्रस्तावित किया तो मनुष्य के मन की बहुत बड़ी समझ थी, और इसमें उन्होंने प्रारंभ में जो भारतीय संस्कृति में चला, इसमें स्टेटस को वैल्यू देने की बात नहीं थी, भिन्नता थी। कोई बच्चा पैदा हुआ और वो अगर ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, तो वो ब्राह्मण हो सकता था, वो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण जाति नहीं। भारतीय संस्कृति के पीछे पन्नों में जाएंगे तो ये सब समझ में आएगा। ये बाद में लोगों ने विकृत करना शुरू किया उसको। क्षत्रिय यानी कि एक व्यक्ति के अंदर योद्धा का गुण होगा, वो युद्ध लड़ पाएगा, वो सुरक्षा में निपुण होगा, उसको, उस बच्चे को हम क्षत्रिय की तरह से आगे सहायता दे सकते थे विकसित होने में। जो वैश्य का आश्रम दिया वो इसलिए दिया कि कुछ लोगों में नैसर्गिक रूप से धन कमाने का गुण होता है। आज की तारीख में भी देख लीजिए, आप कितने हाथ पैर मार लीजिए, अगर आप में वो गुण नहीं है तो आप धन अर्जित नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों में वो गुण है, वो अर्जित कर लेते हैं। कुछ वो उस गुण को सीख सकते हैं, कुछ उस गुण को बढ़ा सकते हैं। सारे गुण 2 तरह से होते हैं, एक बहुत जाहिर तौर से और एक पोटेंशियल तौर से। जाहिर हैं वो तो आ ही जाएंगे सामने, पोटेंशियली जो है उनको थोड़ा बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं पर हमारी एजुकेशन काम आती है, हमारी शिक्षा काम आती है। शूद्र एक सहायक का जो वातावरण है उसके लिए था। शूद्र का मतलब नहीं कोई निचला, गंदगी में काम करने वाला, ऐसा नहीं था। शूद्र से तात्पर्य उस व्यक्तित्व से दिया कि जो सेवाभावी होगा। अब आज अगर हम किसी कंपनी का भी फॉर्मेट देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें तो हैं ना, उसमें ये सारे विभाजन मिलेंगे। कोई कंपनी, आज हम कोई भी कॉरपोरेट देख लें, उसमें ये चारों विभाजन अलग अलग नामों से मिल जाएंगे। किसी को हम कोई कुशलता के आधार पर व्यवस्था देते हैं, किसी को, अब जैसे मान लीजिए हम किसी को लीगल एक्सपर्ट देते हैं किसी कंपनी में, तो वो नए ढंग का क्षत्रिय है, तलवार नहीं उठा रहा है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन कानून को जानना और कानून के माध्यम से प्रतिरक्षा करना, सुरक्षा करना भी एक युद्ध लड़ने जैसा है। तो जो
लीगल उसमें जाएगा उसको भी उसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। इतनी अच्छी प्रस्तावना को, इतने अच्छे जो दर्शन को बाद में लोगों ने विकृत किया, ब्राह्मण को एक स्टेटस दे दिया कि ये बहुत ऊंचा है और ये नीचा है, इसको ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, और सब जिसको लाओ त्सु कह रहा है सूत्र में, उससे एक कंटेंशियसनेस, एक जो कलह है, एक झगड़ालूपन है उस समाज में पैदा हो गया। भारत का समाज बिखरने लगा। प्रारंभ में नहीं हुआ। आप अगर महाभारत के पीछे जाकर देखें, मछुआरे की स्त्री से पैदा हुआ जो बालक है वो वेदव्यास बन जाता है। तो मछुआरा तो कोई बड़ी उच्च जाति नहीं थी ना, व्यास बनता है, ब्राह्मणों का सिरमौर हो जाता है। तो अगर हम वैसे उदाहरणों के माध्यम से भी देखें कि भारतीय ऋषि कैसी प्रस्तावना दे रहे थे समाज में, तो हम समझ सकते हैं कि वो कोई जड़ जातिगत व्यवस्था नहीं थी, वो एक गुण आधारित व्यवस्था थी। और हम गुण आधारित व्यवस्थाओं का सम्मान कर सकते हैं। गुण स्वीकार करने के योग्य हैं, तो वहाँ पर ये स्टेटस को वैल्यू नहीं मिली, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं। भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही हो, उसमें क्या वैल्यू है। अब जैसे आज काला गोरा, हम कितना भी कहें इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति गोरे उसके ऊपर पीछे भाग रहा है। अगर हम काले गोरे में स्टेटस वैल्यू नहीं डालते हैं तो ये जितना भी फेयरनेस इंडस्ट्री है प्रोडक्ट बनाने वाली, वो सारी तुरंत के तुरंत बंद हो जानी चाहिए। लोगों को उनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं करता, चल रहा है। सबको फेयरनेस प्रोडक्ट चाहिए, फेयरनेस क्रीम चाहिए, फेयरनेस ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक रंग को स्टेटस दे दिया है। जब एक रंग को स्टेटस दे देंगे, एक वैल्यू दे देंगे, तो फिर जो उस रंग का नहीं होगा वो हीन अनुभव करेगा, कलह पैदा होगी और फिर द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। तो रंग पर भी वही बात है। अब एक सहज समाज में हम अगर देख पाएँ ताओ के दर्शन पर खड़े हुए समाज को, तो अस्तित्व किसी को कोई रंग देता है, किसी को कोई रंग देता है। वो उसका अनूठापन है, हम उसको उसके अनूठेपन से स्वीकार करेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। बाकी और बातें भी समझने की हैं जिनकी लाओ से आगे बात करेंगे, तो उनको जीवन में उतारेंगे तो जीवन ज़्यादा बेहतर होगा, न कि किसी रंग से। तो इसी तरह से हमको किसी भी बात में बहुत ज़्यादा वैल्यू डालने की कोशिश नहीं करनी है। बस अनूठेपन की तरह स्वीकार करना है कि ये व्यक्ति इस ढंग का है, इसने इस गुण को आत्मसात किया है। अगर तुम्हारे भीतर भी यानी किसी और के भीतर भी उस गुण के साथ विकसित होने की संभावना होगी तो वो भी विकसित हो जाएगा, कलह की बात नहीं है। फिर इसी सूत्र में आगे लाओ त्सु कहते हैं कि जो हमारे पोजीशंस हैं, हमारी सामग्रियां हैं, उनको जब हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ओवर वैल्यू दे देते हैं, तो चोरी शुरू हो जाती है। इफ़ यू ओवर वैल्यू पोजीशंस पीपल बिगिन टू स्टील। लोग चोरी करने लगते हैं जब हम अपनी सामग्रियों को बहुत ज़्यादा मूल्य दे देते हैं। हमारे पोजीशंस, हमारी सामग्रियां हमारे उपयोग के लिए हो सकती, उनकी उपयोगिता हो तो ठीक है। उपयोगिता का जो क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन समाज में प्रदर्शन का सारा काम है। ओवर वैल्यू हम कैसे देते हैं? उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित करके, उपयोगी हैं या नहीं हैं ये तो हमको पता भी नहीं होता, उनको प्रदर्शित करना है। तो जब ज़्यादा आप ओवर वैल्यू करेंगे किसी चीज़ को, तो लोगों के अंदर चोरी की वृत्ति पैदा होती, क्योंकि उनके अंदर एक ईर्ष्या पैदा होती है और उनको लगता है कि ये हमारे पास भी होना चाहिए। सारा का सारा विज्ञापन जगत इसी सूत्र के उलट कर प्रयोग करने पर खड़ा हुआ है। जो ये सूत्र है कि जो पोजीशंस हैं, जो हमारे वस्तुएं हैं, उनको ओवर वैल्यू ना दें तो चोरी नहीं होगी। विज्ञापन जगत, बाजार इसको उल्टे ढंग से उपयोग करता है कि हमको ज़्यादा वैल्यू देनी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देंगे अपने पोजीशंस को, तो बाजार खड़ा होगा,
लेकिन जब बाजार ज़्यादा खड़ा होगा तो लाओ त्सु कहता है चोरी भी होगी। कई जगह तुम देखो, कई लेडीज़, मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ रहा था, एक खास ब्रांड का कोई बैग है, लेडीज़ तमाम तरह के बैग रखती हैं ना, छोटे बड़े। मैं तो कई बार समझ ही नहीं पाया इतना बोझ उठा के वो चलती क्यों है। अब खैर उनकी आज़ादी है, निजता है कि वो उठा के चले, लेकिन एक कोई ख़ास ब्रांड का बैग है, मुझे ब्रांड का नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। तो मैंने पढ़ा कि कई मुल्कों में वो ब्रांड का बैग रखने के लिए महिलाएं इतनी आतुर हो जाती रहीं कि वो किसी भी तरह से उनको पैसा जुटाकर, वो 1 लाख 2 लाख का, ऐसे 2.5 लाख का बैग आता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उनको रखना है। इवन उनको प्रोस्टिट्यूशन करके भी पैसा ले लेना है, चोरी करके भी पैसा इकट्ठा कर लेना है, लेकिन वो बैग रखना है। ओवर वैल्यू हो गया। अब बैग का काम क्या, सामान रखने के लिए? आप जूट का बैग भी ले जाएं, उसमें भी सामान रख लेंगे, कोई समस्या तो है नहीं। आप अपना सामान रख, आप अपने हाथ से कोई अच्छा सा बैग बना लें तो उसमें भी अपना सामान रख सकते हैं, कुशलता है। और पहले के देखिए वक्त में होता भी था कि आप कुशलता से चीज़ों को बना लेते थे, उनको एंजॉय करते थे। तो हर ब्रांड जैसे जो आज बाज़ार में आता है, तुम देखो कि वो ओवर वैल्यू क्रिएट करता है। ओवर वैल्यू क्रिएट करने के लिए लोगों में विक्षिप्तता आती है। विक्षिप्तता अलग किस्म की चोरी पैदा करती। अब चोरी डायरेक्ट चोरी नहीं है कि डायरेक्ट चोरी ये है कि जाके तुम सीधे सीधे वो इस चीज़ चुरा लाओ, वो भी संभव है और वो अंदर तो भरा हुआ है। कहीं दंगा हो जाए, कहीं राइट हो जाए, लोग पहला काम करते हैं तोड़ फोड़ करके शोरूम से चोरी करना। दबा हुआ था अंदर। हिंदुस्तान हो, विकसित देश अमेरिका जैसा हो, अभी देखिए वहाँ दंगे हुए तो दंगों में बाकी सब चीज़ें तो और चल रही थी, आंदोलन, क्रांति और सब बातें तो अपनी जगह चल रही थी, लेकिन उसके साथ में एक महत्वपूर्ण काम ये भी चल रहा था कि शोरूम तोड़िए, सामान चुराइए, लेकर जाइए। क्योंकि जिन लोगों ने वो सामान अभी नहीं लिया था वो अभी बड़े बेचैन बैठे थे कि हमने तो अभी 36 इंच के टीवी पर देखा था ये सारा मसला, अब हम 56 इंच के टीवी में देख लें, 72 इंच के टीवी में देख लें तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अब ले आए, देख लिया, उसमें भी या उससे भी बड़े में जो आते हैं उनमें देख लिया, 1-2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, कुछ तो लगता नहीं क्या अब इसमें, चीज़ तो वही है। ओवर वैल्यू दे दी। जो प्रोडक्ट कई बार बाज़ार में देखो सबसे यूजलेस होता है, उसको मार्केट, विज्ञापन ओवर वैल्यू देने की कोशिश करता है। एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक जो तुम्हारा स्वास्थ्य को भी नष्ट करेगा, उसके विज्ञापन पर वो करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। ऐसे ऐसे स्टार्स को लाएंगे कि जो छोटा बच्चा भी उसको देखता है उसको लगता है कि ये नहीं पिया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है, एक बार इसको पीना जरूर है, मनुष्य जीवन सार्थक बनाना है। और पीता है तो उसको लगता है, लेकिन बाजार उसको पकड़ लेता है। मैंने कई बच्चों को ऐसे जो चीज़ें खाते पीते देखा। एक बच्चे की तो मुझे अभी तक आँख में तस्वीर बसी हुई है कि एक घर में बड़ा उपद्रव कर रहा था। एक ख़ास ब्रांड का जो ये सब ड्रिंक आता है वो पीने के लिए, और बहुत उत्पात मचाया था, बहुत उत्पात मचाया था घर में। समझिए अगर वो बड़ा होता तो उतने में पूरी आगजनी और दंगा हो जाए जितना बच्चा उपद्रव मचाए हुए था। तो माँ बाप ने लाके उसको भी दे दिया कि चलो इतना कह रहा है। जब उसने उसको पहला घूंट पिया तो उसको उसका टेस्ट बड़ा ख़राब लगा होगा, उसका मुंह बना, आँखें बनी, वो बड़े विचित्र ढंग से दाएं बाएं देखा उसने। लेकिन अब बच्चे का भी अपना ईगो होता है, अब उसने इतने उपद्रव के बाद अर्जित किया है उसको, तो अब वो कैसे सोचे कि ये बेकार है। और फिर विज्ञापन में देखता रहा था इतने दिनों तक कि फला हीरोइन पी रही है, फला हीरो, फला क्रिकेटर पी रहा है, और पीते ही बिल्कुल अलग दुनिया में चला जाता है। तो उसने मुंह बनाते बनाते उसको गटका, हो सकता है आगे फिर पीने की आदत पड़ जाती हो। अच्छा नहीं लगा उसको। मेरे साथ भी दुर्घटना घटी बचपन में। मैं भी निकलता था, अब घर में हमारे बड़ा प्रतिबंधित था
कि बाज़ार की कोई चीज़ खानी नहीं पीनी। यहाँ तक कि तुम कल्पना नहीं कर सकते कि बाज़ार में चाट खाना, गोलगप्पा खाना तक मेरे लिए प्रतिबंधित था। बड़ा अनुशासन वाला घर था, मतलब लाओ त्से से ठीक उल्टा मामला था हमारा, सहज। अब बच्चे की सुरक्षा है, चिंता है उनको कि बाहर की चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो पूरा प्रतिबंध था। हम भी आज्ञाकारी थे, अनुशासन के साथ चलते थे, तो कभी बाहर की चीज़ नहीं खाते थे। जो है स्वस्थ चीज़ें खानी हैं, सुरक्षित वातावरण, जैसे आजकल हो गया ना बाहर की चीज़ छू रहे हैं, ना बाहर की ला रहे हैं इस पैंडमिक में। तो हमारे घर में तो पहले ही पैंडमिक वाला वातावरण था, वहाँ कोई ये छूना वाना तो आज इसीलिए मेरी प्रैक्टिस में बड़े आराम से है, क्योंकि प्रैक्टिस में रहा। तो हमारे यहाँ ठेले आते थे, एक तो ठेले में पहले वो जैसे वो बर्फ़ घिसते हैं ना, एक रंदा होता है जिस पे वो, अब वो क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, लकड़ी जिससे छीलते हैं ना, उसी टाइप का जिस पे बर्फ़ घिसते हैं, वो वाला एक इंस्ट्रूमेंट ठेले पर एक सज्जन लेकर आते थे। वो घिसा जाता था, उस पे वो बर्फ़ एक उसमें कुल्हड़ में लगा के फिर रंगीन शरबत डाल के देते थे। अब रंग बिरंगा शरबत बहुत अट्रैक्ट करता था मुझको, मैं छोटा था, जाके इसका आनंद लिया जाए। घर में मनाही थी कि वो सब गंदी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल हैं, केमिकल हैं, वो नहीं खाने हैं। तो लोग तो खा रहे हैं, बच्चे सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरे अंदर कितनी कलह थी, मैं सोचता पता नहीं क्या वो बच्चे लूटे ले रहे हैं जो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन अनुशासन तोड़ने की हिम्मत करी, चोरी करी चुपके से, और हमने कहा आज इसको ट्राई करते हैं। गए हम भी, वो घिसवाई उसमें बर्फ़, जितने रंगीन उसमें दिख रहे थे ज़्यादा रंग वाले, वो सब उसमें डलवाए, तो उसको मुंह में ले गए। बड़ा अजीब सा लगा मुझे, कुछ समझ में नहीं पड़ा। फिर उसको 2-3 बार मैंने ट्राई किया, कुछ तो मज़ा इसमें निकलना चाहिए, कुछ नहीं निकला। मैं तो बस ऐसे ही मीठा सा है, ठंडा सा है, कुछ नहीं समझ में पड़ा। बड़ी निराशा हाथ लगी। अब किसी को बताया भी नहीं घर में, लेकिन ये बात पक्के तौर से समझ में आ गई कि जिन चीज़ों को ओवर वैल्यू दी जा रही है, ज़रूरी नहीं उनमें कोई वैल्यू हो भी। आप ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं तो बड़ी कीमती हो जाती हैं चीज़ें, कि मज़ा आ जाएगा एक बार बस। ब्रांड के कपड़े देखिए, ब्रांड के कपड़ों को ओवर वैल्यू तो देते हैं हम, इसीलिए तो सब। अब चोरी क्या है? चोरी ये है कि कोई भी ब्रांड की नकल करेगा, उसको अलग तरह से पेश करेगा। चोरियों के टाइप बदलेंगे। जो लाओ त्से कह रहा है स्टीलिंग डायरेक्ट तो होगी ही होगी, लेकिन ऐसा कभी ना समझें कि स्टीलिंग बिल्कुल डायरेक्ट होती, वो कई लेवल पर सरकती रहती है। दिखावा एक किस्म की स्टीलिंग है, चोरी है। ब्रांडेड कपड़े अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए बेशक, लेकिन उसमें ब्रांड की वैल्यू, फलाने सज्जन ने बनाया है, उनका नाम का बिल्ला कहीं ऊपर दिखना चाहिए। कितनी अजीब विचित्र सी बात। अगर हम कॉमन सेंस से सोचें कि किसी के नाम को आप झंडे की तरह से लगाकर घूम रहे हैं, तो कितनी अजीब सी बात है। यानी मुझे कोई अगर ऐसा ब्रांडेड कपड़ा मैं कभी पहनता भी हूँ, तो वो बिल्ला सबसे पहले निकालता हूँ। जो ऊपर दिख रहा होता है, सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि उसको निकाल के फेंका जाए। अब कपड़ा मैंने पहना, झंडा किसी और का लगाना है, इसकी क्या मतलब है चीज़ों में। लेकिन चूँकि वैल्यू है ब्रांड की, तो ब्रांड को दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि भाई तुमने ये वाला ब्रांड फलाने डिज़ाइनर का, उसका, इसका पहना हुआ है, नहीं तो मज़ा ही क्या आएगा। लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ से खरीद के ले आया है, पहन लिया है। क्या लोगों को स्वयं अपने कंफर्ट की फ़िक्र है? अगर कंफर्ट की फ़िक्र है तो समाज में मारामारी ख़त्म हो जाएगी। किसी पार्टी में जब कोई किसी को किसी ब्रांडेड ज्वेलरी, किसी ब्रांडेड कपड़े की वजह से ऊंची निगाह से देखता है, तो वहीं पर कलह और चोरी का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अगली बार ये व्यक्ति कोशिश करेगा कि मुझको भी जाकर वो ब्रांड पहनना है, उसके लिए वो येन केन प्रकारेण कोशिश करेगा। कई लोगों की पॉकेट अलाउ करेगी, कई की पॉकेट अलाउ नहीं करेगी, लेकिन वो कोशिश करेंगे।
तो ये चोरियों के अलग अलग तल पैदा होंगे। इसीलिए सामग्रियां उपयोग के लिए हैं। पैंडेमिक की महान अनुकंपा है कि लोगों को लाओ त्से के वचन समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये 100 साल में मौका पहली बार मिला है। आप समझ सकते हैं, पहले समझाया जाता तो लोग कहते हैं ऐसे कोई बात होती है। यहाँ पर सबसे पॉपुलर वर्ड हो गया पैंडेमिक में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। लाओ त्से कह रहा है कि एसेंशियल को वैल्यू दीजिए, नॉन एसेंशियल की चिंता मत करिए। एसेंशियल जो अत्यावश्यक है, जीवन के लिए अपरिहार्य है, वो तो काम करेगा, और जो जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है उसके लिए तुम खेलपूर्ण हो सकते हो, प्लेफुल हो सकते हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो भी पोजीशंस हैं, जो भी सामग्रियां हैं, जिनका भी आप उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनको केवल अपनी सुविधा के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए उपयोग में लाएं, तो चोरियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि लोगों के मन में लालच नहीं पैदा होगा, उनके मन में ग्रीड नहीं पैदा होगा, और जब लोगों के मन में लालच नहीं पैदा होगा तो तमाम चीज़ें सेटल्ड होंगी, तमाम चीज़ें व्यवस्थित होंगी। आज के उदाहरण में तुम देखो, महंगे से महंगे मोबाइल लेने की होड़ है। क्यों होड़ है? क्योंकि दूसरे के पास है, ब्रांड है, महंगा है, हाथ में चाहिए। उपयोग क्या करते हैं? आप उठाकर देख लीजिए, 90% लोग उसका उपयोग, डेटा कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा ही होगा कम नहीं, केवल कॉल मिलाने, रिसीव करने, मैसेज लेने देखने में। अब थोड़ा सोशल मीडिया आ गया है तो कुछ फ़ोटो वीडियो देखने और इसका काम करते हैं। ये काम तो तुम्हारा कोई सस्ता वाला मोबाइल भी कर देता है, तुम्हारा लाखों वाला मोबाइल भी वही काम करता है। उसमें जो प्रोसेसर है, जो उसका और सारे फीचर्स हैं, जो कैमरा है, उसका क्या ही उपयोग करते हैं। कितने लोगों को उस कैमरे का उपयोग करना आता है, कितने लोग उसको आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली यूज कर पाते हैं। वो चाहें ये वाला इस्तेमाल करें, चाहे वो वाला करें, उनके लिए वो बराबर है। केवल ब्राउजिंग कर रहे हैं उसमें, तो तुम सस्ते वाले से करो, महंगे वाले से करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर उसका कोई क्रिएटिव यूज है किसी के लिए, तो उसके लिए नीड हो गई, बाकियों के लिए एक एग्जीबिशन हो गया, प्रदर्शन हो गया। वो फिर दूसरे लोगों में एक अलग किस्म की चोरी की वृत्ति को पैदा करेगा। चोरियाँ, आप समझें, बदलते हुए समाज में चोरियों के ढंग अलग होते हैं। डायरेक्ट चोरियां तो होती ही हैं, लेकिन अलग चोरियां ये हैं कि जो हमें आवश्यक नहीं है उसके लिए हम अनावश्यक रूप से संसाधनों का उपयोग करते हैं। वो संसाधन जिन्हें हम आवश्यक, एसेंशियल में उपयोग में ला सकते थे, जिनका हम कोई सदुपयोग कर सकते थे अपने लिए भी, समाज के लिए भी, केवल दिखावे के चलते हुए, केवल ओवर वैल्यू के चलते हुए हम उन संसाधनों का दुरुपयोग करते। ये भी किस्म की चोरी। आगे लाओ त्से लिखते हैं, बाई नॉट डिस्प्लेइंग व्हाट इज डिजायरेबल यू विल कॉज द पीपल्स हार्ट टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। जो इच्छा योग्य है, चाहने योग्य है, उसका प्रदर्शन ना करके लोगों का जो मन है, दिल है, उसको विचलित होने से रोक दिया जाता है। जो चाहने योग्य है, यानी कि जो अच्छा है, उसका जब तुम डिस्प्ले करते हो, प्रदर्शन करते हो, तो लोगों को विचलित करते हो। यही जो बात अभी पहले मैं कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों का क्या है ना, कि अनडिज़ायरेबल को डिस्प्ले करके लोगों को विचलित किया जाए। कई पार्टीज़ में ऐसा चलन ही है, लोग जाएं, और महिलाओं को एक ख़ास तौर से पकड़ा दिया गया है कि कुछ ऐसा पहन ओढ़ कर जाएं कि दूसरे को थोड़ी सी आग लगाएं, थोड़ा सा विचलित करें। अगर नहीं कर पाएँ तो सारा मामला बेकार। इतनी बड़ी पार्टी करने का कोई भी मतलब ही नहीं रह गया कि लोगों को हम विचलित ही नहीं कर पाए। जो चाहने योग्य है, डिज़ायरेबल है, उसका डिस्प्ले देखा जाए अश्लील है। अश्लीलता की परिभाषा हमको बदलनी पड़ेगी।
ऑब्स्सेनिटी, अभी क्या है कि ऑब्स्सेनिटी, अश्लीलता का अगर शब्द उपयोग किया जाए तो लोगों के अंदर केवल एक शब्द आता है। अगर हम फिजिकल डिस्प्ले कर रहे हैं, सेक्सुअल डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ये ऑब्सीन है, ये अश्लील है। लेकिन अपनी चाहने योग्य, डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं, उनका बेजा प्रदर्शन, उनका बेवजह प्रदर्शन, लोगों को विचलित करने के लिए उनका प्रदर्शन, वो भी ऑब्सीन है, वो भी अश्लील है। बेवजह अगर तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, ज्ञान भी तो बहुत डिज़ायरेबल चीज़ है, लेकिन ज्ञान उपयोगिता के लिए है, ज्ञान कल्याण के लिए है, ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं है। अगर तुम ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हो तो वो ऑब्सीन हो जाएगा, अश्लील हो जाएगा। ऑब्स्सेनिटी जो है ना, उसको हमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम देना पड़ेगा उसको समझने के लिए, बहुत बड़ा उसको हमको दायरा पैदा करना पड़ेगा। केवल उसको फिजिकल और सेक्सुअल पे सीमित ना करें। धन का अगर तुम ऐसा प्रदर्शन करते हो जो लोगों के दिल दिमाग को विचलित करता है उपयोगिता के अलावा, तो वो भी ऑब्स्सेनिटी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आप देखिए, जहाँ लोग भूखे हों, जहाँ लोगों को खाने को ना मिल रहा हो, तुम अच्छी अच्छी डिशेज की फ़ोटो डालो तो वो भी एक किस्म का डिस्प्ले हुआ डिज़ायरेबल का, और वो भी ऑब्स्सेनिटी है, वो भी एक किस्म की ऑब्स्सेनिटी है। क्योंकि एक तो सूचना है कि तुम किसी को सूचना पहुंचाना चाहते हो, एक है कि तुम किसी को विचलित करना चाहते हो। इन प्रदर्शनों से रुकना होगा। लाओ त्सु कहता है बाय नॉट डिस्प्लेइंग, उनका प्रदर्शन ना करके, जैसे सचमुच का ज्ञानी होगा तो वो कभी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा। तुम कंफ्यूज रहोगे कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कुछ तो इसको बात ही नहीं निकल के आती। लेकिन जो ज्ञानी लोगों को विचलित करने में रुचि रखना चाहता है, वो तो बिल्कुल बम्बार्डमेंट की तरह डिस्प्ले करेगा अपने ज्ञान का, और वो ऑब्स्सेनिटी होगी, अश्लीलता होगी। लोग विचलित हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कितना ज्ञानी आदमी है, हम तो भाई अज्ञानी कुछ तो नहीं हमको समझता। जैसे समझता वर्ड मैंने जानबूझ के उपयोग किया है। बोले मुझे तो कुछ भी नहीं पता है और ये महाशय इतने ज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान का उपयोग क्या है? कोई उपयोगिता है, कोई यूटिलिटी है, किसी कल्याण में उसका उपयोग किया जाता है, या केवल वो एक हथियार है डिस्प्ले का? क्या वो हथियार है लोगों को बस नीचा दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास ज़्यादा ज्ञान है? धन या तो तुम्हारी सुविधा के लिए है या समाज में सहूलियत लाने के लिए है, लेकिन धन का अगर तुम बेवजह डिस्प्ले करते हो तो लोगों को विचलित करने का काम करते हो, और वो ऑब्स्सेनिटी है। समाज में तो मैं प्रस्तावित करता हूँ, अब देखिए पैंडेमिक ने वो वातावरण बना ही दिया, विवाह हैं, शादियाँ हैं, तो अब तो अभी फ़िलहाल शायद सब सुधर जाएगा तो कानून बदल जाएगा। अभी हो गया कि 50 लोग से ज़्यादा ना आए शादी में, उतना ही रहें। उसमें उनके एक्सपेंडिचर की लिमिट भी हो जानी चाहिए, कितने में शादी कर लो, सादगी में कर लो। शादियों में ये जो डिस्प्ले होता है धन का, क्या वो ऑब्स्सीन नहीं है? क्या वो धन का अश्लील प्रदर्शन नहीं है? जब आप वैसा प्रदर्शन करते हैं तो हम बहुत सारे उन लोगों को जो उतना धन नहीं लगा सकते हैं उनको विचलित कर देते हैं, उनके दिल को व्यथित कर देते हैं, उनके मन को विचलित कर देते हैं। फिर वो व्यक्ति जिनके पास है उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसको अपने बच्चों की आगे शादी करनी है और उसके पास धन का अभाव है, और वो भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा किया था और इसमें तो लोगों के घर मकान बिक जाते हैं, खेत बिक जाते हैं। उन समस्याओं को हम नहीं जानते हैं। अगर समाज के अंदर हम जाएं तो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। इस प्रदर्शन की वृत्ति के कारण लोगों को हम विचलित करते हैं। शादी का उद्देश्य क्या है? कि भाई दो लोग साथ में रहें, खुश रहें। तो मैं तो ये प्रपोज करता हूँ आने वाले समय में इस पैंडेमिक के सहारे, इसके
इसने जो अंतर्दृष्टि दी है, सारे लोग ये जो फिल्दी डिस्प्ले है उसको बंद कर दें। अगर धन आपके पास ज़्यादा है, आपके पास करोड़ों रुपया है, अक्सर आप न्यूज़ पढ़ेंगे उन्होंने इतने 100 करोड़ इतने उसका सेट बनाया और इतना खर्च किया। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो आप समाज के कल्याण के लिए लगाइए, नहीं तो अपने बच्चों के ही कल्याण के लिए लगाइए, कुछ सार्थक करिए। उस बेवजह के डिस्प्ले में क्यों जाते हैं? वो जाएंगे तो लोग विचलित होंगे, व्यथित होंगे, अपराध बढ़ेगा और ऑप्शनिटी बढ़ेगी। ऑप्शनिटी के बहुत बहुत दायरे हैं, उस पर काम करें। लाओ त्सो की अंतर्दृष्टि को समझेंगे और समाज को अगर ज़्यादा सुंदर बनाना है तो हमको इस प्रदर्शनकारी वृत्ति से बचना होगा। जितने रूपों में बच सकते हैं, जितने ढंग से बच सकते हैं, उतने ढंग से बचना होगा। हमको बस ध्यान देना होगा अनूठेपन पे। लोग अनूठे हैं, लोगों के अंदर गुणों का अनूठापन है, अस्तित्व ने उनको वैसा आशीष दिया है, ऐसा उनको उपहार दिया है, वो स्वागत योग्य है। जब इस तरह से करुणापूर्ण ढंग से आप चलेंगे, संवेदनशील ढंग से, तो वो लौट कर तुम तक भी आएगा। आज समाज में अगर प्रतिहिंसा होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो लोग बहुत व्यथित हो जाते हैं। उनको लगता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ही उस प्रदर्शन के कारण कई लोगों को निष्ठुर बना दिया है, उनके हृदय को इतना विचलित किया है कि वो निष्ठुर हो गए। वो प्रतिक्रिया लौट कर हम तक आएगी। धन का होना सुंदर है, डिज़ायरेबल चीज़ों का होना सुंदर है, लेकिन उनका उपयोग करें, उनका डिस्प्ले ना करें, फिल्दी डिस्प्ले ना करें, ऑब्सीन डिस्प्ले ना करें। पहले समाज थोड़ा विनम्र था तो लोग नहीं करते थे, तो देखा जाए लोग सहज रहते थे। लेकिन आज हम जिस बाज़ार की व्यवस्था के शिकार हो गए हैं, उसमें काम ही डिस्प्ले करने का है। कई भारत के देखिए कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनका सर्वे एक बार मैं देख रहा था कि कार बेचने वाली कंपनियां भी हैरान हुई कि यहाँ ये सबसे महंगी वाली जो गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, वो क्यों खरीदी जा रही हैं? क्या लोगों के पास बहुत पैसा है? तो पाया गया कि नहीं, पैसा उतना नहीं है, लेकिन उनको एसयूवी बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ियाँ खड़ी करनी। अगर उनके पड़ोसी ने एक खड़ी करी है तो उनको 2 खड़ी करनी है। उनको वो दिखाना है, चाहे घर में उनको खाने की दिक्कत हो जाए, लेकिन उनको बड़ी गाड़ी खड़ी कर देनी है। डिस्प्ले करना है, प्रदर्शन करना है। अब गाड़ी का उपयोग क्या है? गाड़ी का उपयोग है कहीं जाना आना, सुविधा। उससे तुम्हारा स्टेटस क्या बनता है? लेकिन स्टेटस बनता है। अभी तुम्हारे घर पे समाज में देखिए, अभी हमने बनाया, अभी तो देखिए जो आजकल ये गाड़ियों की व्यवस्था शुरू हुई, उबर और ओला जैसी जो ये कैब सिस्टम शुरू हुआ, मैं समझता हूँ ये बाज़ार का ही ढंग आया, लेकिन बदलते हुए ढंग में इसने लोगों को समता की तरफ ले जाने में सहयोग भी दिया। यूँ तो महंगा है कई लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपने ये समझा कि वाहन का उपयोग केवल आने जाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए नहीं है। कोई किसी घर पर उतरा, कैब से उतरा तो उतरा कैब से, इसमें कौन सा बड़ा स्टेटस है। लेकिन अब कोई तुम्हारे घर पे उतरा, वो मर्सिडीज से उतरा कि रोल्स रॉयस से उतरा, बेंटले से उतरा, या वो किसी और महंगी से महंगी गाड़ी से उतरा, तो उससे क्या उसका स्टेटस बढ़ जाता है? लेकिन हाँ, लोगों की निगाह में बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो देखें कितनी बड़ी मूर्खता है। लोग विचलित होंगे। उपयोगिता की चीज़ों को बस उपयोगिता की चीज़ों तक रखें। आपको शौक़ है किसी अच्छी महंगी गाड़ी में चलने का, आप अफोर्ड कर सकते हैं, चलिए, बेशक चलिए, लेकिन विनम्र रहिए। वो डिस्प्ले की चीज़ नहीं है, उपयोगिता की चीज़ है। जीवन में जो कुछ भी है सब उपयोगिता की चीज़ है, चाहे वो ज्ञान हो, सौंदर्य हो। अब सौंदर्य की सोचेंगे क्या उपयोगिता है? सौंदर्य की उपयोगिता यही है कि वातावरण सुंदर बनता है। सौंदर्य शरीर का ही नहीं होता, मन का भी होता है, घर का भी होता है, स्वच्छता का होता है, व्यवस्था का होता है, हार्मनी का होता है, हर चीज़ का सौंदर्य होता है। लेकिन आप अपना घर इसलिए सुंदर रखना चाहते हैं
कि थोड़ा दूसरों को लगे कि क्या घर सजाया है, तो आप विक्षिप्तता की तरफ बढ़ गए। आप अपना घर सुंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको सुंदर में रस है, तो ठीक है, उतना काफ़ी है और वो तुमको सही रास्ते पे ले जाएगा। आगे लाओ त्सु लिखते हैं कि द स्टेज गवर्न्स बाय एम्प्टीइंग माइंड्स एंड हार्ट्स, बाय वीकनिंग एम्बिशंस एंड स्ट्रेंथनिंग बोन्स। अर्थात जो संत है वो शासन करता है, लोगों के दिल दिमाग को खाली करके, एम्प्टी करके, और उनकी महत्वाकांक्षाओं को कमज़ोर करता है, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। संत का शासन, शासन शब्द यहाँ गवर्न्स बड़ा अच्छा है। वैसे तो लाओ त्सु ने मंदारिन में लिखा होगा, चाइना की जो भाषा होगी फिर उसका ट्रांसलेशन आया है, ट्रांसलेशन में क्या आया है वो अच्छा ही आया है, लेकिन ये वर्ड देखिए भारत में भी उपयोग होता रहा है। बुद्ध और महावीर को भी हमने शास्ता कहा है और उनकी देशनाओं को हमने कहा है बुद्ध का शासन, महावीर का शासन, हमने भी शब्द का उपयोग किया। गवर्न, शासन का मतलब है कि वो एक आर्डर देते हैं, एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जो जीवन को संचालित करती है। आज हम शासक उसको कहते हैं जो हमारे समाज के लिए अलग किस्म की नीतियाँ बनाता है, वो भी शासक है। लेकिन भारत ने मूल रूप से शासक उनको कहा जो बुद्ध थे, जो ऋषि थे, जो संत थे, और उनकी जो देशनाएँ आईं उनको उनका शासन कहा, वो शास्ता हुए। मूल रूप से देखा जाए तो वही शास्ता हैं, वही शासक हैं। वो उनकी जो देशनाएँ आएंगी, जो उनका शासन आएगा वो महत्वपूर्ण होगा। कैसे आएगा? लोगों के दिल दिमाग को खाली करके, एम्प्टी करके। सारी चीज़ जो है वो एम्प्टीनेस पर बेस्ड है, खालीपन पर, एम्प्टीनेस। ये एम्प्टीनेस योग है, रिक्तता का योग है, भराव का नहीं है। भरे हुए दिल में, भरे हुए मन में कुछ भी नया आता नहीं। एक बुद्ध के पास अगर हम जाएंगे तो उसका शासन यही होगा कि हमको खाली किया जाए। दिल दिमाग में जो भर गई है धारणाओं की धूल, धारणाओं की जो सारी सामग्री, उसको हटाया जाए। हर व्यक्ति ने अलग अलग किस्म की कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, धारणा को अपने अंदर भर लिया है। उसका जो हार्ट और माइंड है वो पहले से ही इतना भरा हुआ है कि कुछ नया आने की संभावना नहीं। बुद्ध का काम, संत का काम उसको एम्प्टी करने का होगा, उसको खाली करने का होगा ताकि कुछ नया प्रवेश कर सके। ये बहुत सुंदर बात है। अब खाली करने के लिए दिल दिमाग को कोई ऐसा उपाय तो है नहीं कि उसको झाड़ा पोछा जाए, ऐसा तो कोई उपाय नहीं। बाकी किसी चीज़ को खाली करना है तो आप सामान निकाल कर फेंक दें। दिल दिमाग में सामान होता है हमारे विचारों, धारणाओं का, हमारी मान्यताओं का, हमारे विश्वासों का। कोई किसी मत संप्रदाय में पैदा हो जाता है, किसी मजहब में पैदा हो जाता है, किसी खास पारिवारिक मान्यता में, और उसको भर लेता है अपने अंदर। लाओ त्सु कहता है कि संत जब आएगा तो संत उसको रिक्त कर देगा उस मान्यता से। कैसे रिक्त करेगा? अपनी टीचिंग से, अपने शासन से। और वो शासन होगा तुमको सहज बना देने के लिए, तुमको ये बता देने के लिए कि तुमने जो सीखा है, जो तुम्हारी धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं जिनसे तुमने अपने को भरा है, वो बुरी नहीं हैं, बेकार नहीं हैं, वो काम चलाऊ हैं, वर्केबल हैं। वो फाइनल ट्रुथ नहीं है, वो अंतिम सत्य नहीं है कि तुम उनको इतना भी पकड़ कर बैठो कि खून की नदियाँ बहा दो। मज़हबों की लड़ाइयाँ क्यों हैं? विचारधाराओं की लड़ाइयाँ क्यों हैं? ये आज के छुटपुट सांप्रदायिक जो सारे आयोजन हैं उनकी लड़ाइयाँ क्यों हैं? लोगों की लड़ाइयाँ क्यों हैं? वो इसीलिए लड़ाइयाँ हैं क्योंकि सबको अपनी मान्यता अप्रतिम लगती है, लगता है कि ये तो सबसे बड़ा सच हमने पकड़ लिया है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। संत की उपस्थिति जो शासन लाएगी वो लाएगी कि ये काम चलाऊ हैं, तो इनमें क्या लड़ना।
तुमने शरीर ढकने के लिए एक शर्ट पहनी थी, कुर्ता पहन सकते हो, चादर डाल सकते हो, कोई और ड्रेस ला सकते हो। काम चलाऊ है, उपयोगिता है। अगर तुम इतनी सहजता को ले आए तो तुम रिक्त हो गए, वस्त्रों के मामले में रिक्त हो गए। तुमने सहजता से उनकी उपयोगिता को स्वीकारा। कई मजहबों में देखिए लोग वस्त्रों में भी सहज नहीं है। ऐसा ही वस्त्र पहनना है, ऐसा ही रंग पहनना है, ऐसे ही ढंग ढांचे में चलना है। उपयोगिता, वैल्यू, नथिंग, जीरो। हम जरा झांक कर देखें कि कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। काम चलाऊ थी, उपयोगिता थी। एक वक्त था लोगों को संगठनात्मक ढंग से हमको तैयार करना था, तो हमने कुछ चीज़ें दी समाज में, उनकी उपयोगिता पूरी हो गई, उनको जाने दे सकते हैं। तो दिल दिमाग को एम्प्टी करना अनिवार्य है। संबंधों में जब आएंगे तो भी वो अनिवार्य हो जाएंगे। अगर तुम्हारे दिल दिमाग में किसी भी व्यक्ति को लेकर पहले से ही छवियां भरी हुई हैं, पहले से ही पूर्वाग्रह भरे हुए हैं, तो किसी संबंध के जीवंत होने का कोई उपाय ही नहीं है। वक्त था तो एक छवि थी किसी भी व्यक्ति की, वो वक्त की धारा थी किसी अलग ढंग से, तो उसकी मान्यता अलग थी, उसका विचार अलग था। आज वक्त अलग है, चीज़ें बदल चुकी हैं, छवि बदलेगी, मान्यता बदलेगी, समझ बदलेगी। तो अगर हम पुरानी छवियों मान्यताओं को हटा पाएंगे तो हम नई को देख पाएंगे, अन्यथा हम हमेशा पुराने से संचालित होंगे और परेशान होंगे। लाओ त्सु कहता है कि एक तो ये काम किया हमारी छवियों से, इमेजेस से मुक्त करने का, धारणाओं मान्यताओं से, और दूसरा काम संत करता है महत्वाकांक्षाओं को कमज़ोर कर देता है, एम्बिशंस को, और हड्डियों को मजबूत करता है। कितनी कमाल की बात है। आज के परिदृश्य में इस चीज़ की कितनी आवश्यकता है हम देखें। महत्वाकांक्षाएं जान लेती हैं, लोगों को आत्महत्या की तरफ ले जाती हैं, उनको बिखराव की तरफ ले जाती हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर की तरफ ले जाती हैं, ड्रग्स की तरफ ले जाती हैं, उनको बेवजह में परेशान करने की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा हमने पकड़ाई है। महत्वाकांक्षा की सचमुच में कोई वैल्यू है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता। इच्छाएं घटती हैं, विकसित होने के ढंग हैं, लोग विकसित होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा मनुष्य का अपना बोया हुआ एक जहर है। एक बीज जमीन में गिरता है, उसकी अपनी संभावना है, वो उस ढंग से विकसित होता है। कोई विशाल वृक्ष बन जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा, कोई घास बनेगा। घास को अगर ये महत्वाकांक्षा का जहर उसके अंदर आ गया कि मैं भी बरगद जैसा बनूं, तो वो न घास रह पाएगा न बरगद बनेगा। और अगर घास के पास कोई आत्महत्या करने का उपाय होगा तो वो कर लेगा। हो सकता है घासें भी आत्महत्या करती हूँ, हम लोग अभी नहीं जानते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम इंसानों को देखते हैं, इंसान का अपना माइंड है। कभी कभी हम ही जो घास काट डालते हैं या कोई माली आके उन पे मशीन चला के काट देता है। हो सकता है कलेक्टिव सुसाइड कर लेती हो घास, कोई अगर उसका माइंड, उसका अगर मन होता हो, क्योंकि सब घास कोई बात पकड़ जाती हो, लो ये इतना बड़ा पेड़, ये इतना बड़ा पौधा, हम यहाँ पैरों के नीचे रौंदे जा रहे हैं, हमको भी कुछ अलग होना है, हमको भी कुछ अलग होना है। नहीं हो पा रहे हैं तो कहते हैं ये जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो हम कट जाएं, मिट जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो कोई आकर मशीन चला देता है, ख़त्म, फिनिश्ड, घास की सुसाइड हो गई। महत्वाकांक्षा ही, एम्बिशन ही अनिवार्य रूप से आत्मघात की तरफ ले जाएगी। उसमें किसी का कोई हाथ नहीं। अब ये अलग बात है कि समाज महत्वाकांक्षा देता है, समाज तो बहुत कुछ देता है, तुम क्यों लेते हो? समाज तो बहुत कुछ देता है, तुम क्यों लेते हो? सवाल ये है। संत हमको इतना एम्प्टी करता है, खाली करता है कि वो सब कुछ जो समाज, शिक्षा व्यवस्था हमको दे रही होती है उससे भी खाली कर देता है, रिक्त कर देता है। वो हमको सिखा देता है खाली होना,
तो हम उसको नहीं अपने अंदर इकट्ठा करते। दिया समाज ने महत्वाकांक्षा का सारा आयोजन, हमने नहीं लिया। हम अपने स्वभाव से चले, जो स्वभाव हमको ले जाए किसी मुकाम तक वो उचित है। लेकिन दूसरी बात कितनी मज़ेदार कही है लाओ त्सु ने कि हड्डियों को मजबूत करता है, तुम्हें इनर स्ट्रेंथ, तुम्हारा जो बॉडी माइंड की स्ट्रेंथ है वो देता है। और आज के पेंडेमिक की सिचुएशन में तुम्हारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और तुम्हारे अंदर की सहजता भी सशक्त होती है। जीवन जीने के लिए तुम्हारे शरीर में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे मन में एक शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति युद्ध की शक्ति नहीं है, वो शक्ति है सहजता की। जो व्यक्ति जितना सहज होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। हमेशा ध्यान रखें इस बात को। असहज व्यक्ति, हमेशा लड़ाई की तरह तत्पर रहने वाला व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं होता। हड्डियों को मजबूत करता है। अब हड्डियों को मजबूत करने के लिए गुरु ऐसा नहीं तुमको कैल्शियम की गोली देता है। अच्छी बात है, कहीं किसी ने इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर लिया तो कई आश्रम में बाबा लोग कैल्शियम की गोली बांटने लगे कि संत तो हड्डियों को मजबूत करता है, तो ये लीजिए मोरिंगा, ये कैल्शियम खाइए, हड्डियां मजबूत करिए। हड्डियों से तात्पर्य ये है कि वो तुम्हारे अंदर की जो अंतर शक्ति है उसको जगाता है। और अंतर शक्ति हमेशा महत्वाकांक्षा से विपरीत है। अंतर शक्ति अंतर्दृष्टि संपन्न है, सहजता की है। तुमने भारतीय पौराणिक मिथक में कहानी सुनी होगी कि एक बार देवताओं को युद्ध लड़ना पड़ता है, तो एक संत होते हैं दधीची, तो उनको एक सुझाव मिलता है कि अगर तुमको ये युद्ध जीतना है तो दधीची की हड्डियां चाहिए होंगी। दधीची की हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उससे ही तुम असुरों को पराजित कर पाओगे। पौराणिक कहानी है। तो कहानी तो ये कहती हड्डियां दधीच ने अपनी दे दी, हड्डियां निकाल के ले गए देवता लोग और उससे वज्र बनाया, लड़ाई लड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको बॉयल करके दधीची को हड्डियां निकाल ली गई होंगी और उससे कुछ बनाया गया होगा। लाओ त्सु को इसी वचन को, वो एक संत है, संत की अंतर शक्ति को हमें अपने अंदर व्याप्त करना होगा। एक संत जो सहजता, अनाशक्ति में, वीतरागिता में ठहरा हुआ है, जो अकर्ता अकर्म में ठहरा हुआ है, उसके इस बोध को आत्मसात करना, इम्बाइब करना, वो उसकी हड्डियों को एक हथियार बना लेना है। वो उसकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो तुम्हारे काम आएंगी। तुम्हारी हड्डियां, वो कैल्शियम का मसला नहीं है, वो तुम्हारी अंतर शक्ति। तुम खड़े होते हो हड्डियों के ढांचे से ही नहीं। तुम देखो तुम्हारी अंतर शक्ति अगर कमज़ोर पड़ जाए, तुम झुक जाते हो, तुम ज़मीन पर लेट जाते हो, तुम रेंगने लगते हो, तुम क्रॉल करने लगते हो। तुम्हारा मनोबल टूट जाए, तुम्हारी हड्डियों का ढांचा तुमको खड़ा नहीं रख पाता, तुम बिखर जाते हो। मजबूत हड्डियां अर्थात स्पष्ट सहज अंतर शक्ति। और अंतर शक्ति जब कहा जाता है तो वो शक्ति उस संदर्भ में नहीं है कि कोई बाहरी शक्ति जैसे बनाते हैं, धन की, हथियार की, बल की शक्ति। अंतर शक्ति है अंतर्दृष्टि की, समझ की, बोध की शक्ति, वो हड्डियाँ। तो संत उन्हें मजबूत करता है, महत्वाकांक्षाओं को कमज़ोर करता है। उनकी ज़रूरत नहीं है। तुमको जो होना है तुम हो ही जाओगे अगर तुमने अपनी अंतर शक्ति को जान लिया, जागृत कर लिया, समझ लिया, तुमने रिक्त कर लिया, तुमने बाहरी प्रभावों को छोड़ दिया, तुम बहने लगे अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ, तो जीवन तुमको संभाल लेगा, अस्तित्व तुमको संभाल लेगा। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाओं के जो स्रोत छुपे पड़े हैं वो फूटेंगे, पहुँचेंगे अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक सहजता से। वो होंगी तुम्हारी मजबूत हड्डियाँ। तो संत का शासन ऐसा है। फिर वही बात अंत में लाओ त्से कह रहे हैं समराइज करके, प्रैक्टिस नॉट डूइंग, व्हेन एक्शन इज प्योर एंड सेल्फलेस एवरीथिंग सेटल्स इनटू इट्स ओन परफेक्ट प्लेस। ना करना सीखो,
उसका अभ्यास करो। और जब तुम्हारे कार्य शुद्ध और अहम मुक्त होते हैं, सेल्फलेस का तात्पर्य ऐसे ट्रांसलेट नहीं करें कि स्वार्थ रहित, अहम से मुक्त, तो जीवन में सब कुछ अपने परफेक्ट प्लेस पर व्यवस्थित हो जाता है, ठीक जगह पर। अंत में समराइज करके इस सूत्र में लाओ त्सु उधर ही ला रहे हैं जिधर बुद्ध लेकर आए, अकर्ता, नॉन डूअर, रिलैक्स एंड स्टे इन योर बीइंग, अपने होने में, आई एमनेस में स्थित हो जाओ। प्रैक्टिस नॉट डूइंग। हम नॉट डूइंग को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? विरोधाभासी शब्द आ गया, ट्रांसलेशन की मजबूरी है। जिसने ट्रांसलेट किया होगा उसने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया हो कि ना करने को अभ्यास करो। तो कैसे अभ्यास करेगा ना करने का? भाई ना करने का तो ना करो, समझ लो बात को। उसका अभ्यास यही है, समझ। करने को होने देना, क्रियाओं को घटने देना। प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसलेशन जिसने भी किया है वो गलत है। ट्रांसलेशन उचित नहीं। क्या प्रैक्टिस करोगे नॉट डूइंग की? समझोगे उसको, जब समझ लोगे उसको, तुमसे वो घटने लगेगा। वो जो नॉट डूइंग है, वो जो बीइंग है, वो आएगी समझ से। वो अकर्तापन, उसको तुम्हें जानना है, जिसकी मैंने बात करी। पहले भी तुमको इस पे मैंने स्पष्टता दी थी कि हमारे 3 तल, बीइंग, डूइंग और हैविंग, होना, करना और पाना। लाओ से उसी दृष्टि को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्रोत की तरफ जाओ, बीइंग की तरफ, होने की तरफ ठहरो। वो है तुम्हारा अकर्ता स्वभाव। और फिर वहाँ से निकलेंगी क्रियाएं सहज। उन क्रियाओं से तुमको कुछ मिलेगा। हैविंग, तुम्हारा पोजीशंस का वर्ल्ड आएगा, एग्जिबिशनिज्म का वर्ल्ड नहीं आएगा। वो सब सुंदर होगा। तो बीइंग से निकलती हुई डूइंग, डूइंग से निकलती हुई जो हैविंग है, वो ताओ की प्रज्ञा है, ताओ का ज्ञान है। बात को समझ लोगे, जान लोगे कि ऐसा है, तो लाओ त्सु अंत में कहते हैं जीवन में सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित होगा। सब वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं, जैसा अस्तित्व चाहता है वैसा। और अस्तित्व के साथ जब तुम लयबद्ध होगे तो तुम देखोगे कि तुम भी सचमुच में वही चाहते हो जो अस्तित्व चाहता है। अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से ही अपनी चाहना को विस्तार देता है। और जीवन सुंदर है, सुंदरतम है, सब कुछ अपनी जगह पर व्यवस्थित है, लेकिन हम ही कहाँ उसको देख पाते हैं। हम जब देखते हैं तो लगता है कि सब ठीक है, सब अपनी जगह पर व्यवस्थित है, अस्तित्व में कोई चूक नहीं होती। हम जल्दबाजी में हैं, हम जल्दबाजी में उसे देख नहीं पाते। तो इस नॉट डूइंग की प्रैक्टिस में मत पड़िएगा। कई जगह लोग लेट गो की प्रैक्टिस में पड़े होते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग लेट गो। लेट गो इज अंडरस्टैंडिंग, नॉट डूइंग इज अगेन एन अंडरस्टैंडिंग। समझ है, समझ लो बात को। और समझ तुम्हारी अनुभूति से, तुम्हारी प्रतीति से आएगी, जीवन के अवलोकन से आएगी। जीवन का जितना जितना तुम संवेदनशील अवलोकन करोगे, तुम देखोगे घटनाएं घट रही हैं, कृत्य हो रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, करने वाला कोई नहीं। ये अकर्ता ढंग से सब घट रहा है, लेकिन अस्तित्व तुम्हें माध्यम बनाकर वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ढंग से करता है जो होना चाहिए, जो करना चाहिए। तो इन सारी बातों को बड़े अच्छे से मैं समझता हूँ आप लोगों ने समझा होगा कि स्टेटस से वैल्यू हटाएं, अपने धन, अपने पोजीशंस का प्रदर्शन रोकें,
अपने दिल दिमाग को रिक्त करें, महत्वाकांक्षाओं के पीछे मत भागें, अपने स्वभाव में रहें, सहजता में रहें, अपने आत्मिक गुणों को महत्व दें और बुद्धों के पास हों तो अपनी हड्डियों को मजबूत करें, अर्थात अपनी अंतर शक्ति को विकसित करें अपनी समझ के माध्यम से, उस विराट की प्रज्ञा के माध्यम से, और फिर अस्तित्व को अपना काम करने दें। अस्तित्व को अपना काम करने देंगे तो जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ठीक ना हो। सब सत्यम शिवम सुंदरम में बदल जाएगा। सब कुछ एक अच्छे सुव्यवस्थित सुंदर जीवन में बदल जाएगा। तो आज ये लाओ त्से का सूत्र जो तीसरा था ये समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आज के लिए बात पूरी हुई। सभी को बहुत बहुत प्रेम, आशीष, प्रसन्न रहें।